हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो आप लोगों के डिमांड पर हम लोग आज बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। किसकी बात करेंगे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है इसकी, प्रिंसिपल क्या होते हैं, सारी की सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते भाई। सबसे पहले बात करते हैं हम गैल्वेनोमीटर है क्या एक्चुअली। गैल्वेनोमीटर इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which measure or detect स्मॉल करंट। क्या? स्मॉल करंट। ये भाई क्या करता है? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? स्मॉल करंट। ये नहीं बहुत बड़ी करंट को, ये छोटी छोटी करंट्स को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, मतलब मेजर करता है। जैसे मिली एम्पियर में हो गई तो मिली एम्पियर की करंट को 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, इस तरीके से स्मॉल करंट्स को मेजर करता है। अब इसमें क्या होता है? एक निडल लगी होती है, उसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है, वो मेजर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है जो क्या करता है भाई? स्मॉल करंट को मेजर करेगा। क्या करेगा बेटा? स्मॉल करंट को मेजर करता है या फिर क्या करेगा भाई? डिटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बात करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो ये बात आती किस प्रिंसिपल काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है भाई? टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क, टॉर्क जानते थे ना आप लोग? टॉर्क प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी भी टॉर्क को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या लगता है भाई? टॉर्क लगता है उस पर, टॉर्क है ना। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या काम करता है? टॉर्क काम वर्क करता है। लेकिन कब वो? जब कहां पर रखा हो भाई? मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए अब समझो जरा क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए क्या किया जाता है। आइए इसकी बात को हम समझते हैं बेटा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, we take a coil and strong magnetic field, strong magnetic field। अब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्यों लेते हैं? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी तेजी से क्या होगा? इसका रोटेशन होगा। मैग्नेटिक फील्ड एंड when the current is flow in the coil, it start rotate। ये क्या करता है? रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे करंट फ्लो होती है तो क्या करता है? रोटेट करना स्टार्ट करेगा। एंड अब रोटेशन स्टार्ट हो गया। टू मेजर रोटेशन, टू मेजर रोटेशन we need स्केल एंड पॉइंटर। स्केल एंड पॉइंटर से हम लोग क्या पता कर लेते हैं कि वो कितना रोटेट हुआ है, कितना रोटेट हुआ, रोटेशन का सारा काम है। ठीक है, और
इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाती है, करंट को हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, मीजर कर लेते हैं। करंट क्या हो जाती है, मीजर्ड हो जाती है। अभी समझाते हैं। करंट क्या हो जाती है, मीजर हो जाती है। इसका मतलब करंट जो है वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रोटेशन पर। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रही है, रोटेशन पर। कितना ज्यादा रोटेट हो रहा है ना। तो इस तरीके से क्या करती है, गैल्वेनोमीटर हमारा काम करता है। देखो गैल्वेनोमीटर कई तरीके से होते हैं, बट आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ना भाई, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रही है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन। कितना ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, करंट बढ़िया से मीजर हो जाएगी। क्लियर ये बात। चलो आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, लिख लेंगे सभी लोग, लिख लेंगे सभी लोग। चलिए अब ध्यान दीजिए भैया। अब बेटा इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। किसकी बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है इसका, देखो सिंपली समझो। इसको क्या करते हैं हम, एक टर्मिनल ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल हो गया। इसका नाम लिया टर्मिनल, टर्मिनल T1 ले लिया। अब यहां पर क्या लगा देते हैं, कोई मान लो वुडन ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, छोटा सा वुडन ब्लॉक लगा दिया। और यहां से एक हम फाइन वायर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, फाइन वायर। यहां से क्या ले लिया, फाइन वायर ले लिया। फाइन वायर लेने के बाद इस पर हम लोग क्या करते हैं, कॉइल लगा देते हैं भाई। क्या लगा दिया, कॉइल। ये कॉइल, और इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्म हमने कहा कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्म। और उसके बाद यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग। ये क्या लगा दिया भाई, एक स्प्रिंग। ये क्या हो गई, हमारी स्प्रिंग हो गई। और उसके बाद इसमें से एक टर्मिनल और लगा देते हैं, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, टर्मिनल T2। और ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। हमने कहा भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्म है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है। अभी नहीं, अभी इस पर क्या लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई। क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक नॉर्थ पोल हो गया और एक क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक। एक नॉर्थ पोल हो गया और एक क्या हो गया, साउथ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया बेटा, हमारा साउथ पोल हो गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब बात को समझिएगा, बात को समझना है। कैसे समझना है भाई, अब जैसे करंट मीजर करना है आपको, तो आप यहां से क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे, इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, इससे करंट जाएगी। जैसे ही करंट जाएगी तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट कराने लगेगा। इसका मतलब इस पर एक टॉर्क काम करेगा। टॉर्क क्या होता था, टॉर्क क्या है भाई, टॉर्क इक्वल टू आपको पढ़ाया गया था, टॉर्क इक्वल टू पढ़ाया गया था NIAB साइन थीटा। पढ़ाया था टॉर्क इक्वल टू, जहां पर आपको टॉर्क पता है, n क्या होते थे, नंबर ऑफ टर्म होता था, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ए क्या होता है, एरिया ऑफ कॉइल। बी क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड है, सबको पता है बी क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और थीटा क्या है, थीटा जो है आपका एंगल बिटवीन, आपको पता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। इतनी बात क्लियर हो गई थी, पक्का ना। हाँ, अब एक चीज और थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो, या टॉर्क इक्वल टू, यार बताओ, आपको एक चीज पढ़ाई थी
हमने क्या m इक्वल टू एन आई ए क्या पढ़ाया था, एन आई ए। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो हम इस एन आई ए को क्या बोल सकते हैं, m भी बोल सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू एक फार्मूला और आ सकता है, एम बी साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू क्या आ सकता है, एम बी साइन थीटा। और जहां पर m क्या कहलाता है, m क्या होता भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते थे। क्या बोलते थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे इसे हम, याद है ना, क्या बोलते थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे, है ना। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रही है इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन में क्या लगाते थे, थंब फिंगर को क्या करते थे, कर्ल। जिस तरफ फिंगर जाती थी वही किसकी डायरेक्शन होती थी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा याद करो, तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू किस पर होता है, प्लेन पर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। और एरिया वेक्टर भी बताया था आपको, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस कह लो या फिर क्या कह लो, प्लेन कह लो। ये भी बात आपको बता दी थी मैंने, बता दी थी। तो ये बात समझ में आई, थोड़ा समझो इधर। अब क्या होगा भाई, अब यहां से क्या होने लगा, ये रोटेट करने लगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे करंट इस पर हमने टर्मिनल को ऐड किया तो इसमें क्या फ्लो हो गई, करंट फ्लो हो गई। अब इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएं पास करेंगी, ये ऐसे ऐसे देखते रहिएगा, समझिएगा बात को। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इस तरीके से, ठीक। अब जैसे ये रोटेट करेगा तो ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ एंगल घूमेगा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर ये कॉपी है, ये भाई हमारी क्या है, कॉपी है। तो पहले ये ऐसे रोटेट करेगी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो क्या चेंज हो रही है इस पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, मतलब टॉर्क भी चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा है, टॉर्क भी चेंज हो रहा है। तो अब समझो जरा, टॉर्क कितना हमारे पास है, टॉर्क इक्वल टू हमारे पास है एन आई ए बी साइन थीटा। क्या है, एन आई ए बी साइन थीटा, सबको पता है। टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा मेरे पास है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, अब समझो भाई क्या है कहानी। इतनी बात जब क्लियर हो गई, इतनी बात जब क्लियर हो गई तो अब समझो, तो ये हमारे पास समझ में आ गया। अब समझो जरा, जैसे ये वायर घूमेगा तो ये जो फाइन वायर है, ये क्या है हमारा, फाइन वायर है। फाइन वायर क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान से देखिएगा, एज द कॉइल रोटेट्स, rotate the fine wire and spring ये क्या करने लगेगा, ट्विस्ट होने लगेगी, मतलब ऐंठने लगेगी आपस में। ऐसे समझो यार, जैसे ये वायर है, मान लो ऐसे को ऐंठ दो, उसके बाद ये क्या करेगा, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने का प्रयास करेगा। तो ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस्ड अ टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क ध्यान से देखो, समझो क्या मतलब है। जैसे मान लो हमारे पास भाई ये एक वायर है, एक वायर दे लेते हैं, हाँ ये वायर ले लो, अच्छा अपने पास जो भी है ये। अब ये मान लो ये वायर है आपके पास, ठीक। अब इसको ऐसे ऐसे रोटेट कराओगे, ये रोटेट करा रहे हैं, देखो रोटेट कराने पर इसको छोड़ोगे तो फिर से देखो अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। इसका मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है। क्या लगा रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है। टॉर्क नहीं, क्या होगा ये, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा। जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, टॉर्क जो बेटा रीस्टोरिंग होता है वो क्या होता है, सी फाई। अब सर ये सी फाई क्या होता है समझो। सी को हम लोग बोलते हैं टॉर्जिनल स्ट्रेन,
टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। समझो क्या है ये। मान लो 1 डिग्री रोटेट किया, 1 डिग्री रोटेट करने पर कितना होता है, c होता है। 2 डिग्री रोटेट करने पर कितना होगा, 2c बन जाएगा। 3 डिग्री रोटेट करने पर 3c, 4 डिग्री रोटेट करने पर 4c, 100 डिग्री रोटेट करने पर 100c, है ना। इस तरीके से 5 डिग्री रोटेट किया तो कितना बन जाएगा, 5c बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, 5c रोटेट करता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने बताया था अभी आपको कि जो एक्चुअली जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रोटेशन के। रोटेशन का मतलब डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हम समझ सकते हैं, इसका समझो मतलब क्या भाई, फाई से ही है। किससे है, फाई से है। 5 डिग्री रोटेट करती है। क्या करती है, 5 डिग्री क्या करती है भाई, ये रोटेट करती है। आई बात समझ में। हाँ, अब समझो इतनी बात। इसका मतलब हमें जो दिखाना है वो क्या दिखाना है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 दिखाना है। तो ध्यान से देखो, तो यहां से क्या आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क कहा जाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, C को क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है टॉर्जनल स्ट्रेन, मतलब 1 डिग्री रोटेट करने पर कितना होता है, C टॉर्जनल रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है। तो 2 डिग्री रोटेट करने पर 2C रिस्टोरिंग, 3 पर 3C, 4 पर 4C, इसी तरीके से 5 डिग्री रोटेट करने पर कितना हो जाएगा, 5C बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अब ध्यान दो, अब मान लो इस वायर को रोटेट कर रहे थे आप, इसी वायर को रोटेट कर रहे थे, तो कर रहे थे, एक ऐसा टाइम आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखो रोटेट कर रहे थे, रोटेट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, छोड़ दो, अभी छोड़ देंगे, देखो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या करेगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स जो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स टॉर्क जो होगा वो अप्लाइड टॉर्क क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उससे ज्यादा आप उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा आप उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। मतलब समझो, एट a point the applied torque and restoring torque will be equal, मतलब टॉर्क अप्लाइड इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग। दिख रहा है सभी को, एक बार देख लें। हाँ चलो, दिख रहा है ना। हाँ, थोड़ी सी ब्राइटनेस बहुत तेज है इसकी, हमको लगता है। हाँ अब सही है, ठीक। अब ध्यान दो, टॉर्क अप्लाइड जो था वो किसके इक्वल हो गया, रीस्टोरिंग के। तो अप्लाइड टॉर्क आपके पास क्या था, NIAB साइन थीटा इक्वल टू रीस्टोरिंग कितना था, C5। कितना था, C5। अगर हम यहां से I इक्वल टू फाइंड करना चाहें तो ये सब मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो C5 अपान कितना हो जाएगा, NAB साइन थीटा, NAB साइन थीटा। ये करंट का फार्मूला आ गया। अब मेरी बात को समझो जरा, I इज इक्वल टू C5 अपान NAB साइन थीटा 2 आ गया, जहां पर C भी क्या है, कांस्टेंट है, N भी क्या है, कांस्टेंट। भाई नंबर ऑफ टर्म तो बदल नहीं रहे, चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं। एरिया कॉइल का चेंज हो रहा है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, नहीं। तो ये तो कांस्टेंट होता ही है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। क्या है, कांस्टेंट है। अगर इतनी वैल्यू कांस्टेंट हैं, ये सब वैल्यू कांस्टेंट हैं, तो वी कैन से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 अपान साइन थीटा। भाई फाई क्या है, उसका रोटेशन चेंज हो रहा है, और रोटेशन चेंज होने से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी तो चेंज हो रहा है।
वैल्यू नहीं चेंज हो रही बट एंगल तो चेंज हो रहा है ना। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट है बट इनके बीच का एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये तो बताया था। अब यहां से हमें पता चला कि करंट इंक्रीज करने पर उसका रोटेशन भी क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा, डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? देखो ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ाया कि भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, फाई होना चाहिए। अब ये कैसे आए, इसका मतलब साइन थीटा को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या आया था फार्मूला में, समझते रहिएगा। I इज इक्वल टू, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई अपान क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब साइन को रिमूव करना है, टू रिमूव साइन थीटा, इट्स मीन दैट थीटा विल बी 90 डिग्री। वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होती है सर, रेडियल फील्ड बोल लो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला केस सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स का यूज करते हैं, और सेकंड सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं समझिएगा, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं और क्या करते हैं भाई, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स का यूज करते हैं। अब इससे होता क्या है, देखो थीटा 90 होने का मतलब क्या है आपका, इसका मतलब, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स यही है भाई कि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे तभी तो बनेगा जाकर। थीटा वही तो था, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, यही था। तो ये कैसे 90 डिग्री कैसे बनेगा जाकर के, कैसे 90 डिग्री बने, यही कहानी क्वेश्चन की। तो बताओ भाई कैसे बन जाएगा ये, किस तरीके से क्या किया जाए कि ये बन जाए, अब बताओ, अब आ जाओ, ध्यान दो। इसके लिए मैंने कहा सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लेते हैं, तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स ले लो। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। देखो ये मैग्नेट एक्चुअली ऐसे नहीं दिख रहे हैं आपको, ये कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं। ये मान लो ऐसा बना हुआ है ऐसे, तो आप देख कहाँ रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, इसको आप ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे बना हुआ है सिलेंड्रिकल, आप ऐसे देख रहे हो। और जब ऐसे देखो तो क्या दिखेगा आपको, सर्कुलर टाइप का तो दिखेगा। आप इसको देखोगे तो क्या दिखेगा, सर्कुलर ही तो दिखेगा जा करके ना, ये सर्कुलर दिखेगा ना, तो कुछ ऐसे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ऐसा समझो, आप एक कोई क्या ले लिया, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को ले लिया और इस पर आपने क्या कर दिया, वायर्स को वाउंड कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। तो अब आपको ये वायर्स भी कैसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे लिपटे हुए दिखेंगे, वाउंडेड दिखेंगे। तो आप ऊपर से देखोगे तो वो भी कैसे दिखेंगे, सिलेंड्रिकल जैसा दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास क्या होगा, इसकी कॉइल हो गई, क्या हो गई, ये कॉइल रोटेट हो गई, बाकी आगे देखा जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो गए, ये वायर्स हो गए, ये वायर्स ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे कॉइल्स में आपको दिखेगा जा करके। तो अब यहां से क्या आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रोटेट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो अगर यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान से देखो, तो अगर हम इसको ऐसे समझ ले थोड़ा सा कि भाई ये यहां पर हमको ऐसे दिख रहा होगा, यहां पर ऐसे दिख रहा होगा, और यहां पर क्या होंगे, ये वायर्स होंगे मान लो, ठीक।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ वाली आएगी और यहाँ वाली होगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखो सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, ये हाईली, ये क्या होता है, हाईली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ज्यादा करके करते हैं ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इनका अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग पाया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, सारी की सारी लाइंस यहां पर क्या आ जाएंगी, ऐसे आ जाएंगे। अब एरिया वेक्टर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो क्या दिख रहे हैं आपको, परपेंडिकुलर। मतलब यहां पर जो थीटा होगा आपका, वो थीटा कितना बनेगा जा करके, 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90 बनेगा। और जब 90 बनेगा थीटा, जब थीटा 90 बनेगा, जब थीटा 90 बनेगा तो हमें पता है टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड इक्वल टू कितना होगा, एन आई ए बी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता भाई, 1 होती है। तो टॉर्क अप्लाइड हो गया, टॉर्क अप्लाइड। अब टॉर्क अप्लाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क अप्लाइड इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग, एन आई ए बी इक्वल टू सी फाई। तो आई इक्वल टू कितना होगा, सी फाई अपान एन ए बी बनेगा। ये सारा का सारा कांस्टेंट ही है आपका। तो यहां से क्या आ गया भाई, आई जो है क्या है, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रही है, फाई के। इसका मतलब जितनी ज्यादा करंट आएगी उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा वो रोटेट करेगी। आई बात समझ में। तो आपको ये फार्मूला आपको यूज करना है, कर लेंगे, कर लेंगे भाई। समझ में आ रही बात, हाँ नहीं आ रही है, आ रही, चलो ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगले बात करते हैं बेटा हम लोग करंट सेंसिटिविटी। ये भी टॉपिक पूछा जाएगा, करंट सेंसिटिविटी। हाँ, करंट करंट सेंसिटिविटी, ध्यान दो बेटा क्या होती है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखो सेंसिटिविटी इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा इनपुट, थोड़ा इनपुट, क्या ज्यादा आउटपुट। वो किस कहते हैं ना, बहुत ये लड़का बहुत सेंसिटिव है, ये गर्ल्स जो है बहुत सेंसिटिव है। क्या कहने मतलब, थोड़ा सा डांट दो तो रोने लगती ना, हमको कुछ कह दिए, बस वही हालत है। तो बस वही है सेंसिटिविटी, ये है थोड़ा सा कहने पर ज्यादा आउटपुट मिल जाए। एक थप्पड़ ऐसे मार दो, एक थोड़ा सा थप्पड़ मारो, अब 2 घंटे बैठ के रो रहे हैं, तो ये क्या है, सेंसिटिविटी है। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ी सी इनपुट डालो करंट की तो भैया डिफ्लेक्शन क्या हो, आउटपुट में क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या हो, या डिटेक्ट क्या हो, ज्यादा हो। डिटेक्ट क्या हो, ज्यादा हो। थोड़ी सी करंट डालने पर डिटेक्ट ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है बेटा, करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है फाई अपान क्या होता है, आई। फाई अपान आई होता है, क्या होता है, फाई अपान आई। करंट थोड़ी, सेंसिटिविटी ज्यादा। और करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखो किसके दिख रही है, फाई के। और फाई मतलब क्या होता है आपका, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ आपका, डिटेक्ट ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, डिटेक्ट ज्यादा हो रही है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कम तो ये क्या हो गई, ज्यादा हो गई। देखो करंट थोड़ी डाला हमने
तो बट सेंसिटिविटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, फाई के, तो हमें तो फाई ही तो चेंज करना था भाई, बस समझ में। तो बस वही कहानी। अब ध्यान दो, अभी आपको पढ़ाया था आई इक्वल टू क्या पढ़ाया था, सी फाई अपान एन ए बी, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सी फाई अपान एन ए बी, यही पीछे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भाई, फाई इज इक्वल टू सी फाई अपान एन ए बी पढ़ाया। तो सी फाई अपान एन ए बी क्या होती है, फाई अपान आई होती है, तो फाई अपान आई कर लो, तो इसको इधर ले आओ, तो एन ए बी अपान सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, फाई बाई आई। ये फाई बाई आई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बाई आई को क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो ये फार्मूला याद रख लीजिएगा भाई, करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, एन ए बी अपान कितना बन जाएगा, सी। ये करंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, याद लगा के जाइएगा भाई पेपर में, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला आ गया, आ गई बात समझ में, पक्का पक्का। चलें, चलो एक और टॉपिक आता है इस पे भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या आती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, नाम से क्लियर है भाई, क्या नाम है इसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती, ध्यान दो, इसको डिनोट करते हैं हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी, कुछ नहीं होता है, फाई बाई क्या होता है, वी होता है, ये वोल्टेज हो गया, ठीक। हमें पता है वी इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो वी इक्वल टू, अच्छा आई इक्वल टू क्या पढ़ाया, सी फाई अपान एन ए बी, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगा। तो बताओ ये इधर जाएगा, तो एन ए बी अपान सी आर इक्वल टू कितना आएगा, फाई बाई वी, फाई बाई वी बन गया। अरे भाई ये इधर लेके चले गए, इसको इधर ले आए, ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गए, तो यही क्या हमारे पास है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है। क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है। आ गई बात समझ में, क्या है ये, वोल्टेज सेंसिटिविटी है। बात क्लियर हो गई, पक्का पक्का, चलो क्लियर है ये बात, चलो। अच्छा एक चीज ध्यान दो, आपने पढ़ा था कि अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, अच्छा आगे पेज में चलते हैं, चलो ध्यान दो, आपने पढ़ा भाई, क्या पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, I। इसका मतलब अगर क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी को या करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जाए तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या इंक्रीज करेगी, ये क्वेश्चन आ गया। चलो, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी, ये बताओ, करेगी नहीं करेगी। देखो करंट सेंसिटिविटी का वह फार्मूला क्या पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ा है भाई, हाँ क्या पढ़ा आपने, एन ए बी अपान कितना पढ़ा, सी पढ़ा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या पढ़ा, एन ए बी अपान कितना पढ़ा, सी आर। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ आर का ही तो डिफरेंट है, आर का ही तो डिफरेंट है, पक्का ना। हाँ तो समझो जरा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, as we increase current sensitivity ऐसे लिख सकते हैं, as we increase the current sensitivity then voltage sensitivity may be remain constant, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि इसको चेंज करने पर ये चेंज ही हो जाए, इसको चेंज करने पर ये चेंज ही हो जाए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज कर लो, एरिया इंक्रीज कर लो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर लो, या फिर
टॉर्जिनल स्ट्रेन को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। अब इसको कैसे डिक्रीज करोगे, इसके लिए हम क्वार्ट्ज के वायर का यूज करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, ठीक है। या कॉपर ब्रॉन्ज की यूज करते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज, क्या यूज करते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे ही ध्यान से देखो कैसे, एग्जाम्पल समझो कैसे भाई। अगर मान लो आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हो, नंबर ऑफ टर्म कर दो 2 टाइम्स, एन डैश की वैल्यू कितनी हो जाए, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो अब ये बताओ, जब करंट जब ये 2 टाइम्स होगा तो भाई अगर पहले 1 साइकिल 1 थी, 2 थी, अब कितनी हो गई, 3 4 हो गई, 2 टाइम्स हो गया। तो बताओ लेंथ ऑफ वायर भी तो चेंज हो रहा है, लेंथ ऑफ वायर भी तो चेंज हो रहा है। और आपको पता है जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ ऑफ वायर के होता है, लेंथ ऑफ वायर के होता है। और जब लेंथ ऑफ वायर भी इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो गया मान लो। तो यहां पर जब 2 टाइम्स होगा तो यहां पर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज हुई, नहीं हुई यार, चेंज नहीं हुई। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन के, हम लोग बात अगले लेक्चर पे करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप मस्त से देखिए, एक बार रिपीट करके देखिए, मजा आ जाएगी आपको।